बात करेंगे उत्तराखंड 24 की। केदारनाथ उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज देर शाम चुनावी प्रचार थम जाएगा। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने ताकत झोंकी हुई है 20 नवंबर को, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग होने वाली है और इसको लेकर के 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है। जाहिर है कि आज अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए आपको दोनों ही दलों के बड़े चेहरे नजर आएंगे। केदारनाथ का ये बाई इलेक्शन हो रहा है और इसी को लेकर के इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज आखिरी दिन जो चुनावी प्रचार है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। हरीश, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर भी वोटिंग होने वाली है, क्या तैयारियां, और इससे पहले आज के दिन जब प्रचार का आखिरी दिन है तो क्या कुछ कार्यक्रम अलग अलग राजनीतिक चेहरों के? जी देखिए, केदारनाथ उपचुनाव का जो प्रचार है, चुनाव प्रचार है, वो आज थम जाएगा, शोरगुल थम जाएगा। और दोनों राजनीतिक दलों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत के साथ केदारनाथ उपचुनाव में पब्लिक के बीच में गए हैं और अपनी बातें उन्होंने रखी है। और यदि हम आज के कार्यक्रम की बात करें, आज देर शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं और वहाँ जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं आशा नौटियाल, उनके पक्ष में वो वोट मांगेंगे। साथ ही साथ चुनाव प्रचार के दौरान हमने ये देखा कि दोनों राजनीतिक दलों ने, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने एक दूसरे पर आक्रामक रवैया अपनाया और आरोपों की झड़ी लगाई। तो वहीं बीजेपी ने पब्लिक के बीच में ये जाकर के लोगों को ये बात कही कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लगातार लोगों को लाभ मिल पा रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये इस बात को लेकर कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान जो आपदा आई उसमें सरकार फेल्योर रही है। तो तमाम जो मुद्दे हैं वो वहां पर हावी रहे। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को इसका जो है परिणाम आना है, रिजल्ट आना है। ये भविष्य बता पाएगा कि कौन से राजनीतिक दल जो है किस पक्ष में वहां पर केदारनाथ चुनाव जो है जीत। लेकिन हरीश, अगर इस बार मुख्यतः अगर हम मुद्दों की बात करें तो आम जनमानस के बीच कौन कौन से मुद्दे हैं? और जाहिर है कि यहाँ पर राजनीतिक दलों के लिए भी इसे एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा होगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, दोनों के लिए ये जो उपचुनाव है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास, बीजेपी का जो है प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जो बद्रीनाथ का उपचुनाव था या मंगलौर का उपचुनाव, उसमें बीजेपी को जो है बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी थी। तो इसलिए भी जो है केदारनाथ उपचुनाव महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पूरे देश की निगाहें केदारनाथ उपचुनाव के लेकर के है, क्योंकि वहां पर केदारनाथ धाम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइम प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है। उनकी देखरेख में केदारनाथ आपदा का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। तो इस लिहाज से भी जो है महत्वपूर्ण केदारनाथ उपचुनाव को देखा जा रहा है। साथ साथ यदि मुद्दों की बात की जाए तो बीजेपी शुरुआत से ही इस बात को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रही थी कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन वहां के लोगों में जब लोग राजनीतिक दलों के लोग वोट मांगने के लिए गांव-गांव गए प्रचार के दौरान, तो ये देखा गया कि लोगों के स्थानीय मुद्दे वहां पर हावी थे। जल जंगल जमीन की वो बात कर रहे थे कि हमारी जो बुनियादी सुविधाएं उनको यहां पर दी जाए, ऐसे प्रत्याशी हमें चाहिए। तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे। तो कह सकते हैं कि वहां का जो मुख्य मुद्दा है वो टूरिज्म को लेकर के है, क्योंकि केदार घाटी जो है पर्यटन पर वहां पर निर्भर है। लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग वहां पहुंचते हैं। तो इस बात को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वहां जो केदारनाथ उपचुनाव है, सरकार की योजनाओं और स्थानीय मुद्दे वर्सेस वहां पर जो है प्रभावी रहे हैं, हावी रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आखिरकार आम जनता का क्या फैसला होता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारियां और देखने को मिल रही है? क्योंकि खबर ये है कि 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के लिहाज से अगर बात करें तो वोटिंग को लेकर के किस तरीके के इंतजाम, प्रशासनिक लिहाज से क्या कुछ कदम? जी, चुनाव आयोग केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बेहद संवेदनशील है और चुनाव आयोग की तरफ से वहां पर 173 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा की वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। खुद आईजी गढ़वाल KS नगन्याल वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और पुलिस की जो अतिरिक्त फोर्स भी वहां पर भेजी गई है PSC की। तो कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पूरे केदारनाथ विधानसभा में जो है पुलिस की निगरानी में ये पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ही जो है ये मतदान होगा। और ये माना जा रहा है कि क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है तो शांति व्यवस्था से यहाँ पर हर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। जी
बहुत धन्यवाद हरीश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज है प्रचार का आखिरी दिन और आज भी कई चेहरे आपको हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है और इसी बीच राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं। चुनाव से पहले बीजेपी अपनी जीत का दावा करते हुए दिख रही है। इस सिलसिले में चुनाव प्रचार करके वापस आए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने दौरे में हुए अनुभवों को साझा किया, जहां पर उन्होंने दावा यह किया कि केदारनाथ के उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। बताया कि केदारनाथ की जनता ने बीजेपी के पक्ष में वोट देने का मन बना लिया है। का पहला मुख्यमंत्री है, आपदा के समय सबसे पहला व्यक्ति कोई वहां पर खड़ा होता है तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वहां खड़ा होता है। आपदा, प्राकृतिक आपदा एक रूटीन में है, वो आती रहे हैं, हर जगह हिल स्टेशन बड़े बड़े शहरों के अंदर आती हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से देखभाल करना और उससे निराकरण करना, जनता को राहत पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने बाखूबी करती है और जनता उससे खुश है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी चरण में है। बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता पूरी ताकत के साथ केदारनाथ को फतह करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के मनपसंद उम्मीदवार को टिकट न मिलने के बाद गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कोई भी बड़ा नेता खास दिलचस्पी नहीं ले रहा, जबकि कांग्रेस के पास 20 विधायक और उनके पास तमाम बड़े नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस में केवल गणेश गोदियाल और हरीश रावत ही चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई मंत्री हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, सभी कार्यकर्ता के नाते जो है काम करते हैं। और हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास भी 20 विधायक हैं, उनके प्रदेश के कई नेतागण हैं, उनको भी किसी ने मना नहीं किया चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन स्पष्ट बात ये जो सबके सामने आ चुकी है कि जब तक उनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो कैंडिडेट जिनको वो लड़ाना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिल पाया और जिसको टिकट दिया था उनका मनपसंद नहीं था, इसलिए मनपसंद का प्रत्याशी घोषित न होने के कारण कांग्रेस में बुरी तरह से धड़ेबाजी आगे सामने आ रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव ने प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। ये चुनाव दोनों प्रमुख दलों के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि उनकी साख का सवाल भी है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में मतदान की अपील की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से एक विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कुछ सालों से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। देखिए, मुकाबला एक तरफा है। जहां नरेंद्र मोदी जी के केदारनाथ के लिए किए गए काम, पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले, जो हाल ही में 10 करोड़ रुपये मरहम उन्होंने यहाँ के आपदा प्रभावितों के लिए दिया है, और प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि, मृदुभाषिता, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और इस चुनाव को हम एक तरफा जीत रहे हैं। बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पिथौरागढ़ का दौरा। आज मोहन भागवत प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। संघ के शताब्दी वर्ष पर शाखाएं बढ़ाने की योजना है। प्रचारकों को नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन का मोहन भागवत टिप्स देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आरएसएस प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत के दौरे से जुड़ी हुई। मेरे साथ हरीश थपलियाल, मेरे सहयोगी, इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। हरीश, क्या ये पूरा कार्यक्रम आरएसएस प्रमुख का कब तक वहां पर पहुंचेंगे? जी देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये 4 दिवसीय दौरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में था और आज अंतिम दिन है। आज क्योंकि रविवार को उन्होंने जो शेर सिंह कार्की विद्यालय है उसका लोकार्पण किया,
तो आज का यदि हम कार्यक्रम की बात करें तो मोहन भागवत आज पिथौरागढ़ में है और पिथौरागढ़ में उनका जो कार्यक्रम है बहुत गोपनीय रखा गया है और इसमें मीडिया को भी दूर इस कार्यक्रम से रखा गया है। तो वहां पर वो आज वे प्रचारकों से मिलेंगे और प्रचारकों से इस बात का प्रचारकों से वो टिप्स देंगे कि नागरिक समरसता, नागरिक कर्तव्य और सामाजिक समरसता तमाम ऐसे विषय हैं जो राष्ट्र हित के लिए है और उनको लेकर के आज प्रचारकों के साथ वो बैठक करेंगे। जी, इस पूरे बैठक के क्या मायने हैं, क्योंकि शताब्दी वर्ष को लेकर के हम देख रहे हैं कि आरएसएस की बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है और अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि बैठकें हुई हैं। अगर उत्तराखंड में मूल तौर पर हम बात करें तो शताब्दी वर्ष को लेकर के आरएसएस की क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मोहन भागवत ने रविवार को एक अपने संबोधन में कहा था कि देश के लिए राष्ट्र निर्माण जरूरी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्र निर्माण की हमेशा से बात करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्र सेवक संघ का जिक्र करते हुए ये कहा कि अब जो है संघ की शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा कि शाखाओं के बढ़ाने की बड़ी योजना आरएसएस करने जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्र स्वयंसेवक संघ अब शाखा बढ़ाने के अलावा चाहे वो कितने भी दूरस्थ इलाके हो, गांव हो और साथ ही साथ जो विद्या भारती विंग आरएसएस की मानी जाती है उनके विद्यालयों को भी वो बढ़ाने के पर जो है विचार कर रहे हैं। और आज इस पूरे मामले पर जो है प्रचारकों से उनकी बैठक होगी और तमाम वो ऐसे टिप्स देंगे जो राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है और इस पूरे कार्यक्रम को मीडिया से दूर रखा गया है, यहाँ तक कि प्रशासन के अधिकारियों को भी इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है। जी, ठीक है हरीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आरएसएस प्रमुख इस वक्त मौजूद है उत्तराखंड में, 4 दिवसीय उनका दौरा और आज है दौरे का आखिरी दिन। इससे पहले डॉक्टर मोहन भागवत उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार विद्यालय का नवनिर्मित भवन जनता को समर्पित किया। लोकार्पण के मौके पर मोहन भागवत ने परिसर में चंदन का एक पौधा लगाकर पर्यावरण से जुड़ा संदेश भी दिया। इस मौके पर सीमांत जनजाति समुदाय ने परंपरागत रीति रिवाज के साथ मोहन भागवत का स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विद्यालय प्रबंधन से जुड़े श्याम जी अग्रवाल मौजूद रहे। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बताया कि आगे चलकर इस स्कूल में छात्रों को रहने की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भारतीय संस्कारों और नई शिक्षा नीति को साथ जोड़कर एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाना है। अपने कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत ने विद्या भारती शिक्षा पद्धति अपनाने का समर्थन किया। एक और बड़ी खबर है, चिन्याली सौड़ में वायुसेना का अभ्यास कल से शुरू होगा, जो कि 19 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलने वाला है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन से सटा ये हवाई अड्डा वायुसेना के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर 11 दिवसीय अभ्यास की शुरुआत हो रही है। 19 नवंबर से यानी कि कल से शुरू होगा, 28 नवंबर तक ये चलेगा। वायुसेना की तरफ से बहुउद्देशीय परिवहन विमान AN-32 की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास होगा। चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा वायुसेना के लिए सामरिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हरीश सपलियाल हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए। हरीश, इसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे अगर हम क्षेत्र को देखें तो भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सेना के लिए आज से उत्तराखंड बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और चीन सीमा से लगा हुआ ये राज्य है और खासतौर पर उत्तराखंड के 3 जनपद ऐसे हैं जो चीन सीमा से लगे हुए हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो यदि हम आज की बात करें तो चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना का जो अभ्यास है वो अगले 11 दिनों तक चलेगा, यानी कल से वो शुरू होगा और 28 तारीख तक ये चलने वाला है। हालांकि एयरफोर्स समय समय पर वहां पर अपनी एक्सरसाइज करता रहता है और चूंकि चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी से जो चीन सीमा की एरियल डिस्टेंस है वो करीब 125 किलोमीटर है और चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि युद्ध के दौरान यदि एकोमोडेशन किस तरीके से ले जाया जाए पोस्टों पर, तो इस लिहाज से चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी को विकसित करने का जो है काम वहां पर एयरफोर्स कर रही है। कल सुबह वहां पर AN-32 जो मालवाहक विमान है वो उतरेगा, लैंड टेक और लैंड ऑफ वो वहां पर करेगा। तो कह सकते हैं कि अगले 11 दिनों तक ये वायुसेना की जो अभ्यास है वो शुरू होगा। जी, बहुत धन्यवाद हरीश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।